हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। मैं आपका मेंटर सिद्धार्थ। आज आपके साथ हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स केस स्टडीज को। केस स्टडीज की प्रैक्टिस करेंगे। सैंपल क्वेश्चंस हैं जिन सैंपल क्वेश्चंस को बनाया गया है इसलिए ताकि आप केस स्टडीज की प्रैक्टिस कर सके। ये पर्टिकुलर जो क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट्स, ये करंट ओरिएंटेड हैं, मतलब करंट अफेयर्स ओरिएंटेड हैं। और अगस्त के करंट अफेयर्स के रिस्पेक्ट में मैंने कुछ क्वेश्चंस आपके साथ बनाए हैं जिसको मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। स्टूडेंट्स, यूपीएससी में एथिक्स के पेपर में केस स्टडीज की इंपॉर्टेंस को आप इग्नोर नहीं कर सकते। ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द पेपर इज बेसिकली रिलेटेड टू केस स्टडीज एंड कोई ना कोई एक केस स्टडी या दो केस स्टडीज करंट अफेयर्स ओरिएंटेड होती हैं, राइट? तो इसलिए मैं ये बताना चाहता हूं कि हम ओवरनाइट केस स्टडीज की प्रैक्टिस कर लें, सब कुछ आ जाए, ऐसा नहीं होता है। दो ये सेक्शन आसान है, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन केस स्टडीज को लिखने का अटेम्प्ट करने का एक तरीका होता है और ये आप ओवरनाइट सीख जाएं ऐसा नहीं होता। धीरे धीरे प्रैक्टिस करते चलिए मेरे साथ। और इसमें आगे भी इस तरीके से हम टॉपिक्स लेकर आएंगे, जैसे अगस्त का आज हम डिस्कस कर रहे हैं, कुछ 3-4 टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। उसके बाद मैं ऐसे मंथली मंथ वाइज सितंबर अक्टूबर जो भी करंट अफेयर्स ओरिएंटेड कोई केस स्टडी बन सकती है तो हम वो डिस्कस करेंगे। बहुत सारे करंट अफेयर्स के टॉपिक्स होते हैं लेकिन लिमिटेड स्कोप है यहां पर, बट एटलीस्ट मैं थीम्स को टच करूंगा, राइट? तो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें आपके साथ मैं 3 क्वेश्चन शेयर करूंगा। वो क्वेश्चंस मैं चाहता हूं कि आप मन में सोचें, अपने आप भी सोचें कि क्या आप इसमें पॉइंट्स लिख सकते हैं। और जब मैं पॉइंट्स आपके साथ बताऊं, जो फ्रेमवर्क मैं आपको बताऊंगा, मैं एक्सपेक्ट करूंगा उसके बाद उन आंसर्स को आप लिख करके पूरा जो पर्टिकुलरली केस स्टडी का एक फॉर्मेट होता है उस फॉर्मेट में लिख करके प्रेजेंट करके पोस्ट भी करो, राइट? चलिए पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स। फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ये आपका है, फॉल्स डिक्लेरेशंस ड्यूरिंग फाइलिंग ऑफ नॉमिनेशंस फॉर इलेक्शंस। हुआ क्या है रिसेंटली, और इनफैक्ट पहले से भी, फाइलिंग ऑफ नॉमिनेशन के लिए जब जाते हैं, इलेक्शन के लिए जो नॉमिनीज जाते हैं, उनको एक पर्टिकुलर जो इंफॉर्मेशन होती है अपनी अपने एसेट्स के रिस्पेक्ट में, लाइबिलिटीज के रिस्पेक्ट में, एजुकेशन के रिस्पेक्ट में एक एफिडेविट देना होता है, दैट इज फॉर्म 26 एज पर द कंडक्ट इलेक्शन रूल्स ऑफ 1961। ये इंफॉर्मेशन जो है ये सच्ची होनी चाहिए, ये ऑनेस्ट होनी चाहिए। अगर यहां पर गड़बड़ी होती है और इस फॉल्स इंफॉर्मेशन को अगर दे देते हैं कोई नॉमिनी, तो लीगल वायलेशन माना जाता है इसको, और ये इनफैक्ट पनिशेबल भी है अंडर सेक्शन 125A ऑफ द ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पब्लिक एक्ट, पीपल्स एक्ट, राइट? अब स्टूडेंट्स, इसमें रिसेंटली करंट अफेयर में भी और पहले भी पिछले कुछ सालों में ऐसा देखा गया है कि बहुत से केसेस आए हैं जो जहां पर पनिशमेंट भी मिली है कुछ लोगों को, कुछ नॉमिनीज को। अब इसमें डिस्कशन में डिटेल में तो नहीं जाना कि क्या एग्जांपल है, बट एक्चुअली ये करंट अफेयर्स का एक ऐसा पोर्शन है जिसको यूपीएससी टच कर सकता है। अब इस चीज को लिख करके यूपीएससी क्या बोल सकता है कि भाई ये तो अंडरमाइन करता है इंटीग्रिटी ऑफ द इलेक्शंस, एंड अल्टीमेटली इस पूरे प्रोसेस को, जो इंडिया का इलेक्शन प्रोसेस है, इस पूरे प्रोसेस की इंटीग्रिटी को अंडरमाइन कर देता है, राइट? अब केस स्टडी देखिए इस कंटेक्स्ट में क्या बन सकती है। इसमें ये बताना चाहते हैं कि भाई इस कंटेक्स्ट में ऐसे लिख देंगे और फिर उसके बाद वो पूछेंगे आपसे कि भाई XYZ पर्सन है, तो यहां पर वो बोल सकते हैं कि आप इन्वॉल्व हैं केस स्टडी में, या फिर कोई एक पर्सन है, जैसे राकेश कुमार यहां पे लिया है हमने एग्जाम्पल, कि वो वर्क कर रहे हैं चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर। ये एक स्टेट में, जिस स्टेट में स्टेट इलेक्शंस होने वाले हैं, उस स्टेट इलेक्शंस में ये क्या रहेंगे, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर रहेंगे। अब ये जो स्टेट है, इस स्टेट के लिए उन्होंने लिख दिया आगे कि ये स्टेट एक पुअर रिकॉर्ड है इस स्टेट का विद रिस्पेक्ट टू वोटिंग रेशियो। तो ये पहला प्रॉब्लम यहां पर हाईलाइट हो गया बहुत क्लियरली कि भाई इस पूरी स्टेट में जो इलेक्शंस का जो पीछे पास्ट रिकॉर्ड है, वहां पर जो पर्टिकुलर लोग हैं वो लोग कम पार्टिसिपेशन शो करते हैं अपना, एज वेरी फ्यू पीपल एक्चुअली कम आउट फॉर दी वोटिंग। ये पहला इशू है। दूसरा इशू वो कहते हैं कि भाई द सेंट्रल इलेक्शन कमीशन इज वरिड अबाउट द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ एमपीज एंड एमएलएज। ऐसे एमपीज और एमएलएज यहां पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, नॉमिनी होते हैं यहां पर जो पर्टिकुलर इलेक्शन लड़ते हैं, जिनका बैकग्राउंड क्रिमिनल है। बैकग्राउंड कैसा है? क्रिमिनल है इन दी पार्लियामेंट एंड असेंबलीज इलेक्शंस में, और वो फाइल कर चुके हैं या फाइल करते हैं फॉल्स इंफॉर्मेशन को भी, फॉल्स डिक्लेरेशन ऑफ देयर एसेट्स, एंड हैज डायरेक्टेड, इससे पहले जितने भी सीईओज आए हैं उनके जो एक्शंस थे, डायरेक्टेड ऑल द सीईओज टू टेक एक्शंस इन दिस रिगार्ड। तो उन्होंने डायरेक्ट कर दिया है
and has directed all the CEOs to take actions in this regard in the past. मतलब पास्ट में जो भी सीईओज आए उन सभी को उन्होंने किसी तरीके से साइड कर दिया, उनको ब्राइब कर दिया, करप्शन हो गया, ऐसा चीज लिखी नहीं है, आप एज्यूम कर सकते हैं, लेकिन डिटेल में लिखेंगे नहीं आप केस स्टडी में। एज्यूम कर सकते हैं कि उनको किसी ना किसी तरीके से उन्होंने एक्शन लेने से साइड कर दिया, मतलब या तो थ्रेट किया है या फिर वहां पर उन्होंने किस तरीके से ब्राइब करी है, तो ऐसा कुछ भी रीजन हो सकता है, लेकिन आप इसको मान लीजिए कि आपको एग्जाम में लिखना नहीं है, पर इस तरह से लिखा हुआ है स्टेटमेंट में कि पास्ट सीईओ जो आए हैं उनको साइड किया गया है। अब ऐसे में राकेश कुमार जो है वो एक्सटेंसिव पावर्स, ही हैज बीन गिवन एक्सटेंसिव पावर्स टू अडॉप्ट अप्रोप्रिएट स्ट्रेटेजी इन इंक्रीजिंग द वोटिंग रेशियो। सबसे पहला काम क्या है राकेश कुमार का कि वो वोटिंग रेशियो को इंक्रीज करे और डिस्करेज करे क्रिमिनल एलिमेंट्स को टू एंटर इनटू द इलेक्टोरल प्रोसेस। ये दूसरा पॉइंट है। इन दो पॉइंट्स को मेन पॉइंट्स बनाया है, मेकिंग वोटर्स अवेयर अबाउट whom they are voting for। क्लियर, ये पार्ट है। आगे इस केस स्टडी में स्टूडेंट्स लिखा है कि ये मॉडल अगर सक्सेसफुल हो जाता है तो ये अडॉप्ट किया जाएगा बाकी स्टेट्स में भी, और ये करियर पॉइंट ऑफ व्यू से भी राकेश कुमार के लिए ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी रहेगी। अब क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, इन दिस कंटेक्स्ट एनालाइज द एथिकल डायमेंशंस। क्या क्या एथिकल डायमेंशंस हैं ऑफ द ग्रोइंग क्रिमिनल एलिमेंट्स इन द पॉलिटिक्स एंड सजेस्ट। ये पहला क्वेश्चन का पार्ट है, क्वेश्चन का पार्ट 1 है, और दूसरा पार्ट है विद रीजंस, सजेस्ट विद रीजंस व्हाट स्ट्रेटजीज राकेश कुमार कैन यूज टू एड्रेस द गिवन प्रॉब्लम। अब इसमें दूसरा पार्ट आता है आपका, जो मैं 1 का बी पार्ट कर देता हूं, कि भाई क्या क्या स्ट्रेटजी हो सकती है इस प्रॉब्लम को आगे सॉल्व करने के लिए, है ना। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, ये केस स्टडी आपके सामने है, पूरी की पूरी केस स्टडी मैंने आपको समझा दी है। अब इसकी अप्रोच क्या रहेगी, आप माइंड में आप सोचिए, थोड़ा सा अपने माइंड को थोड़ा सा चलाइए कि आप क्या क्या लिख सकते हैं इसमें। जैसे कि इंट्रोडक्शन में आप क्या लिखेंगे, सोचिए थोड़ा सा, राइट। इंट्रोडक्शन में स्टूडेंट्स आप यहां पे क्या लिख सकते हैं, इंट्रोडक्शन में आप लिख सकते हैं कि भाई सबसे पहली बात तो जो ये एक फॉल्स फाइलिंग है, जो पर्टिकुलर नॉमिनेशंस हैं वहां फॉल्स डिक्लेरेशन है, ये अपने आप में जो सेम लाइन है यूपीएससी ने भी लेट अस सपोज अगर क्वेश्चन में यूज करी है तो आप भी उसको यूज कर सकते हैं कि डेफिनेटली ये एक अंडरमाइन करता है इंटीग्रिटी ऑफ द इलेक्शन प्रोसेस। तो यहीं से शुरू करिए आप कि भाई ये तो जो फॉल्स इंफॉर्मेशन दी गई है, ये इंटीग्रिटी ऑफ, जो इंटीग्रिटी ऑफ द इलेक्शन प्रोसेस है उसको अंडरमाइन करता है। और क्या लिख सकते हैं आप इसमें, एक पॉइंट आप ये भी लिख सकते हैं कि ये जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इस कॉन्स्टिट्यूशन के भी जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा जो है इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको भी कहीं ना कहीं ये यहां पर जो है उसको भी डिसरिस्पेक्ट करता है, राइट स्टूडेंट्स। देन जो ट्रस्ट है लोगों का, और जो पॉलिटिक्स में, जो पॉलिटिक्स पर ट्रस्ट है या पॉलिटिकल सिस्टम पर जो ट्रस्ट है, वो भी तो कहीं ना कहीं ब्रेक होता है, राइट। तो ये बात भी आप यहां लिख सकते हैं। इनफैक्ट आप इस जो ये पर्टिकुलर एक्ट की बात है, इस एक्ट को भी आप यहां पर लिख सकते हैं, क्लियर। इसके अलावा स्टूडेंट्स आप एक पॉइंट दे सकते हैं, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। तो इसके रिस्पेक्ट में भी स्टूडेंट्स यू कैन राइट अ पॉइंट कि भाई क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स भी जो है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इंक्रीज किया है, और उसके रिस्पेक्ट में अगर कोई फैक्ट देना है तो वो भी आप यहां पर लिख सकते हैं। अब देखिए इसमें स्टूडेंट्स क्या है कि आपसे पूछा गया सबसे पहला क्वेश्चन एथिकल डायमेंशंस क्या है, तो उस एथिकल डायमेंशंस की तरफ अगर आप चलें तो आप क्या क्या एथिकल डायमेंशंस इसमें लिख सकते हैं। देखिए सबसे पहला पार्ट आता है कि भाई इसमें एथिकल डायमेंशंस क्या क्या है। सबसे पहली एथिकल डायमेंशन है आपका कॉन्स्टिट्यूशन के, कॉन्स्टिट्यूशनल जो रूल्स रेगुलेशंस हैं उसको ही कहीं ना कहीं वायलेट करता है अल्टीमेटली, क्योंकि आपका कॉन्स्टिट्यूशन ही कहता है कि भाई ऑनेस्टी के साथ जो है इलेक्शन लड़ेंगे जो नॉमिनीज हैं, और पब्लिक एट लार्ज इज एट स्टेक हियर। तो पहला तो कॉन्स्टिट्यूशनल जो नॉर्म्स हैं उसी को वायलेट कर रहा है, ये एथिकल डायमेंशन है इसमें। दूसरा एथिकल डायमेंशन जैसे मैंने ऊपर भी लिखा, पब्लिक ट्रस्ट के रिस्पेक्ट में हो सकती है, राइट। पब्लिक का ट्रस्ट ही यहां पर ब्रेक कर जाता है, और पब्लिक जो है ओवरऑल एट लार्ज यहां पर इंपैक्टेड है।
तीसरा पॉइंट स्टूडेंट्स देखिए इसमें और क्या क्या आ सकता है। जब एक आप डिसऑनेस्टी शो कर रहे हैं तो डेफिनेटली एक पॉइंट आता है कि मिस इन्फॉर्मेशन। अगर आप जो पॉलिटिशियंस हैं इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं और वो यहां पर अपनी इंफॉर्मेशन ही गलत दे रहे हैं, तो ये तो अपने आप में एक पॉइंट बनता है कि मिस इन्फॉर्मेशन है। ये भी तो एक अपने आप में एथिकल डायमेंशन है यहां पर, राइट। देन उसके साथ साथ क्या लिख सकते हैं आप कि भाई जो लॉ मेकर्स हैं वही लॉ ब्रेकर्स हो जाते हैं, और अगर लॉ मेकर्स ही लॉ ब्रेकर्स है तो डेफिनेटली लोगों का जो वेलफेयर है वो स्टेक पर है। पब्लिक वेलफेयर, पब्लिक फंड्स, पब्लिक वेलफेयर, पब्लिक फंड्स, ये किस तरीके से बेस्ट यूटिलाइज किया जाएगा लोगों को अपलिफ्ट करने के लिए, वो अपने आप में एक एथिकल डायमेंशन है, वो क्वेश्चनेबल है। इसके साथ साथ लोगों के रिस्पेक्ट में जो लोग हैं उनको अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, ये भी तो अपने आप में एक एथिकल डायमेंशन है रिसोर्सेज के रिस्पेक्ट में। तो देखो तीन बातें लिख दी यहां पर मैंने। पहली बात तो रिसोर्सेज के रिस्पेक्ट में, दूसरा फंड्स के रिस्पेक्ट में, और तीसरा पब्लिक जनरल पब्लिक वेलफेयर के रिस्पेक्ट में। दो रिलेटेड पॉइंट्स हैं लेकिन आप इसको अलग बना करके भी लिख सकते हैं। इसके साथ साथ आपका जो यूथ है, जो भी यूथ है ये भी तो डिस्करेज होता है, डिस्करेज फॉर ज्वाइनिंग पॉलिटिक्स। एट लार्ज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यूथ भी तो डिस्करेज हो रहा है, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई नेक्स्ट यूथ के लिए या नेक्स्ट जनरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए कितने पॉइंट्स हमने लिख लिए, 1 2 3 4 5 6 7, तो ऐसे कुछ 6 7 पॉइंट्स तो हमने लिख लिए हैं। अल्टीमेटली जब ऐसा होगा तो हमारी कंट्री की जो इमेज है ओवरऑल, आप इसमें एक पॉइंट अगर लगाना चाहें तो इंटरनेशनल लेवल पर भी इसको हमारी इमेज जो है उसको हार्म हो सकता है, हार्म दी इमेज ऑफ आवर कंट्री। ठीक है, तो ये आपके हो गए एथिकल इश्यूज। अब वापस से क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में है कि भाई स्ट्रेटजीज राकेश क्या अडॉप्ट कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को सॉर्ट करने के लिए। अब देखिए स्टूडेंट्स, दो प्रॉब्लम्स बताई गई हैं यहां पर। पहली प्रॉब्लम है कि भाई वोटर्स जो हैं वो आ नहीं रहे हैं वोट देने के लिए। अब ऐसे में क्या होता है, जब केस स्टडीज हम लिखने जाते हैं तो हम क्वेश्चन के जो पार्ट्स होते हैं उसमें मिस्टेक कर जाते हैं। हम कभी कभी ऐसा होता है, एस्पिरेंट्स मुझे बताते हैं कि सर मैं ये तो भूल ही गया लिखना। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप बहुत अच्छे से ध्यान रखें कि 1 2 मैंने क्यों लिखा था। मैंने इसलिए लिखा था ताकि मुझे बहुत अच्छे से याद रहे कि यहां पर ये इंक्रीजिंग वोटिंग रेशियो भी एक प्रॉब्लम है, और दूसरी प्रॉब्लम है डिस्करेज करना क्रिमिनल एलिमेंट्स को। तो अब यहां पर आपका आप मतलब इस आंसर को लिखते हुए आगे मेंशन करिए कि राकेश जो है, राकेश के बारे में बताइए एज अ ऑफिसर वो ट्विन चैलेंजेस महसूस कर रहे हैं यहां पर। और ये आप चाहें तो आप इंट्रो में भी लिख सकते हैं, ये ऐसा नहीं है। इंट्रो के जो ये लाइंस लिखी है आपने उसके नीचे भी लिख सकते हैं आप। ट्विन चैलेंज क्या है? पहला चैलेंज इंक्रीजिंग वोटिंग रेशियो, एंड दूसरा जो क्रिमिनल एलिमेंट्स हैं उनको डिस्करेज करना कि वो पार्टिसिपेट नहीं करें इलेक्शंस में, उनको कम करना। तो मैं इस प्रॉब्लम को पहले ले लेता हूं, थोड़ा सा कट शॉर्ट कर देते हैं यहां पर। आप पूरा लिखेंगे, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं स्टूडेंट्स, आप पूरा लिखेंगे। अब इसमें देखिए कैसे हम वोटिंग रेशियो को इंक्रीज कर सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट यहां पर यही आता है स्टूडेंट्स, फर्स्ट पॉइंट आप यही लिखिए यहां पर कि हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम आइडेंटिफाई करें प्रॉब्लम को, आइडेंटिफाई करें क्या प्रॉब्लम है। अब प्रॉब्लम्स की आप लिस्ट बना सकते हैं, जैसे कि प्रॉब्लम वोटिंग ना देने की क्या है, कि भाई कोई थ्रेट है क्या, थ्रेट है किसी तरीके से, कोई एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है जो हमें थ्रेट करता है, डिस्करेज करता है वोटिंग देने से। दूसरा कोई प्रॉब्लम हो सकता है कि भाई लोग यहां से क्या माइग्रेट कर गए हैं, तो वोटर्स लिस्ट जो है उसमें जो लोगों के नाम हैं उसमें बहुत से लोग माइग्रेट कर चुके हैं जॉब्स के लिए, मैरिज की वजह से, ये भी एक इशू हो सकता है। लोगों के अंदर क्या इलिटरेसी है,
ठीक है, तो ये भी एक इलिटरेसी भी एक पॉइंट है कि भाई वो अवेयर नहीं है, या इलेक्शन के रिस्पेक्ट में अवेयरनेस नहीं है, या फिर ये भी हो सकता है कि वहां लोगों की कनेक्टिविटी बहुत पुअर हो, पुअर कनेक्टिविटी। अब इन प्रॉब्लम्स के रिस्पेक्ट में आप क्या काम करेंगे, आप एक टेबल बना सकते हैं एग्जाम में। टेबल में आप उसका सॉल्यूशन भी दे सकते हैं यहीं के यहीं। एक पार्ट तो ये है कि आपसे स्ट्रेटेजी पूछी है कि क्या स्ट्रेटेजी अपनाए हुए, तो आप इन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन यहां लिख सकते हैं कि भाई सबसे पहले तो थ्रेट है तो मैं सिक्योरिटी प्रोवाइड करूं लोगों को ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द इलेक्शन। तो यहां पर आप हेल्प ले सकते हैं सिक्योरिटी फोर्सेस की एडिशनली, कि आप उसमें रिक्वेस्ट कर सकते हैं सिक्योरिटी फोर्सेस को कि भाई वो यहां पर उनका नंबर बढ़ाया जाए, क्योंकि लोगों को एक थ्रेट महसूस होता है इसलिए। और आपको पावर्स भी दी गई हैं, देखिए क्वेश्चन में क्लियरली लिखा है कि आपको एक्सटेंसिव पावर्स दी गई हैं, तो इसमें आप क्लियरली यहां पे लिखिए कि मैं सिक्योरिटी प्रोवाइड करूंगा लोगों को जब ऐसा इलेक्शन जिस दिन होगा। माइग्रेट अगर कर गए हैं तो आप उसमें लिखेंगे कि भाई जो पर्टिकुलर वोटर्स लिस्ट है उस लिस्ट को सबसे पहली बात तो अपडेट करने की जरूरत है, और अगर लोग माइग्रेट कर गए हैं तो पोस्टल बैलेटिंग, यहां पर पोस्टल बैलेट क्या ऑप्शन चूज किया जा सकता है या नहीं जा सकता, ऐसी बातें लिख सकते हैं। फिर भाई इलिटरेसी है अगर, तो कैंपेन चलाएंगे आप, लोगों को अवेयर कराएंगे उनके हक के बारे में, इलेक्शन के बारे में, राइट, ये बातें आप लिखेंगे। फिर इलेक्शन की अवेयरनेस ही मैंने पॉइंट बनाई दिया। पुअर कनेक्टिविटी है तो भाई जो नंबर ऑफ बूथ्स हैं, जो भी बूथ्स रहेंगे वोटिंग बूथ्स, उनका नंबर आप इंक्रीज कर सकते हैं। मतलब जब वोटिंग बूथ जहां भी लगे वहां इस तरीके से लगे कि या तो नंबर ऑफ बूथ बढ़ा दिए जाएं, या फिर कनेक्टिविटी के लिए स्पेशल बसेस या स्पेशल ट्रांसपोर्ट फ्री ऑफ कॉस्ट अरेंज किया जाए। ऐसे पैरामीटर्स जब आप लेंगे तो आप वहां पर वोटिंग का जो प्रोपोर्शन है उसको डेफिनेटली क्या कर पाएंगे, वहां पर इंक्रीज कर पाएंगे, लोग वोट देने आएंगे। पहला प्रॉब्लम क्लियर हो गया। दूसरा प्रॉब्लम देखिए स्टूडेंट्स, दूसरे प्रॉब्लम के लिए आपको हाईलाइट करना है कि भाई कैसे मुझे डिस्करेज करना है किसी तरीके से उस रीजन में, उस स्टेट में ओवरऑल, कि भाई जो इलेक्शन कर रहे हैं पार्टिसिपेशन जिनका है वो क्रिमिनल एलिमेंट्स को, कि वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट ना करे। तो आप पूरा लिखेंगे इसमें, राइट। देखिए मैं पॉइंट्स बता सकता हूं स्टूडेंट्स, लेकिन लिखेंगे आप ही। इनफैक्ट मैं तो पूरा पूरा सॉल्व कर रहा हूं इस केस स्टडी को, बट आई एज्यूम कि एग्जाम में आप इसको थोड़ा सा और ओरिएंटेड मैनर में और स्ट्रक्चर्ड मैनर में लिखेंगे। मैं आपको पॉइंट्स बता रहा हूं, यहां पर स्ट्रक्चर भी बता रहा हूं डेफिनेटली, लेकिन मैं चाहता हूं इसको पैराग्राफ फॉर्म में आप बहुत अच्छे से लिखें। आप इसको टेबल फॉर्म में भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन इसको पैराग्राफ में भी किया जा सकता है। इट इज अप टू यू। देन डिस्करेज करने के लिए आप क्या करेंगे, इसमें आप क्या पॉइंट्स बना सकते हैं स्टूडेंट्स। ये आपका हो गया मेन हेडिंग, जो भी आप मेन हेडिंग लिखेंगे। अब देखिए डिस्करेज करने के लिए आप इसमें सबसे पहली बात तो स्ट्रिक्ट मेजर्स लेंगे विद रिस्पेक्ट टू जो नॉमिनेशन फाइलिंग हुई है। तो फाइलिंग नॉमिनेशंस में जो भी डिक्लेरेशंस हैं, उन डिक्लेरेशंस के लिए आप स्ट्रिक्ट मेजर्स लेंगे कि वो क्रॉस चेक हो, राइट। यू विल इंश्योर कि क्रिमिनल एलिमेंट्स नहीं आ पाए इलेक्शन प्रोसेस में। तो आप अगर वहां पर उस पॉइंट ऑफ टाइम पर इलेक्शन के दौरान किसी भी तरीके से अगर ब्लैक मनी का सर्कुलेशन है तो उसके लिए पुलिस पेट्रोलिंग इंक्रीज की जा सकती है। तो इसका एक जो सब पॉइंट बनता है वो यही बनता है कि किसी तरीके से अगर ब्लैक मनी का सर्कुलेशन है, पुलिस को पेट्रोलिंग को बढ़ाएंगे, तो जो मसल पावर है और जो मनी पावर है इसको आप कंट्रोल करें। कहीं भी पैसे दे करके, लिकर दे करके, अगर आप यूज कर सकते हैं एग्जांपल, नो डाउट, लिकर एंड मनी को दे करके अगर वोटर्स को इन्फ्लुएंस किया जाता है तो उस चीज के लिए पुलिस पेट्रोलिंग हो। और इलेक्शन कमीशन के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जो भी तीसरा पॉइंट मैं इसको इनफैक्ट सेम कलर से लिखता हूं,
तीसरा पॉइंट, जो भी इलेक्शन कमीशन के यहां जो भी रूल्स रेगुलेशंस हैं उनको स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाए। रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर इलेक्शंस, फॉर मतलब एट द टाइम ऑफ इलेक्शन, बिफोर द इलेक्शन एंड आफ्टर द इलेक्शन। सो इसमें तीनों बातें आ जाती हैं, बिफोर एंड आफ्टर इलेक्शंस बोथ। जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं इनको प्रॉपर फॉलो किया जाए, राइट? ये बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ आप एक काम और कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो पब्लिक को आप एनकरेज कर सकते हैं। पब्लिक को आप एनकरेज करिए कि जब आप कैंपेन चलाते हैं तो पब्लिक के अंदर एक एनकरेजमेंट करना चाहिए कि वो जरूर देखें कि जो भी नॉमिनेटेड कैंडिडेट्स हैं उसका बैकग्राउंड चेक जरूर हो, राइट? एंड इसके लिए अगर आप चाहें तो आप मीडिया की भी हेल्प ले सकते हैं। मीडिया की आप हेल्प ले सकते हैं फॉर एनकरेजिंग पीपल टू नो मोर अबाउट दी जो भी उन्होंने फाइल की है नॉमिनेशंस। तो मीडिया का भी इसमें रोल आ जाता है स्टूडेंट्स, अवेयरनेस फैलाने के लिए। कितने सारे पॉइंट्स हो गए स्टूडेंट्स, आप देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 पॉइंट्स यहाँ पर हो गए। आपने कुछ 5 पॉइंट्स यहाँ पर दे दिए हैं इस टॉपिक में, फिर उसके पहले आप 8 पॉइंट लिख चुके हैं। आई थिंक इससे ज्यादा एग्जाम में आपको समय भी नहीं मिलेगा लिखने के लिए, राइट? एंड देन कंक्लूजन। ये सब करने के साथ साथ डेफिनेटली आप बदलाव लेकर के आएंगे और ये एक अच्छा इलेक्शन रहेगा जिसपे फेयरनेस भी रहेगी। अब इसमें स्टूडेंट्स यहां पर आप अगर कंक्लूजन लिखना चाहें तो कंक्लूजन आप JF कैनेडी की, जो एक जॉन एफ कैनेडी की जो कोटेशन है उससे लिख सकते हैं। द इग्नोरेंस ऑफ वन वोटर in the democracy impairs the security of all, right? और ये किसकी है कोटेशन? जॉन एफ कैनेडी की। तो ये देखिए, ये इस कोटेशन को ऐसे नहीं लिखते, मतलब इसमें आप ऐसे करके कोटेशन नहीं बता रहे हैं, आप बताएंगे कि इसमें कंक्लूजन में एज पर जॉन एफ कैनेडी वंस सेड दैट, देन यू कर, ऐसे करके आप कोटेशन लिख सकते हैं, या फिर कोटेशन डायरेक्टली लिख करके उसको कोरिंग करिए ऊपर के जो क्वेश्चन है उससे। तो ये स्टूडेंट्स बहुत अच्छा रहता है जब आप कोई कोटेशन देते हैं अपने पर्टिकुलर आंसर में। एंड आप इसको जस्टिफाई ऐसे भी कर सकते हैं कि भाई अल्टीमेटली लोगों का जो है भला होना बहुत जरूरी है। पब्लिक वेलफेयर इज द की फॉर इलेक्शंस। बेसिकली इलेक्शंस, डेमोक्रेसी को अपहेल्ड करना ही इसलिए जरूरी है क्योंकि पब्लिक का वेलफेयर ही सबसे बड़ा यहां पर मोटिव है। तो जो भी आप लाइंस यूज करें, बट दिस इज द बेस्ट वे। चलिए चलते जल्दी से अगले हमारे केस स्टडी पर। केस स्टडी जो अगला है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है स्टूडेंट्स। रिसेंटली स्टूडेंट्स एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट इवेंट हुआ था जहां लैंडस्लाइड्स आई थी। लैंडस्लाइड्स आपके हिमाचल प्रदेश में होती हैं, अभी अगस्त का ही रिसेंट एग्जाम्पल है ये। और उसके रिस्पेक्ट में देखिए केस स्टडी इस तरीके की बन सकती है कि जो हिमाचल प्रदेश है रिसेंटली, उसमें कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में जो है क्या आया, वल्नरेबिलिटी यहां पर देखी जा सकती है उन डिस्ट्रिक्ट्स में, क्योंकि रिसेंट वहां पर लैंडस्लाइड्स वगैरह हुई हैं, डिजास्टर हुए हैं। अब इस कंटेक्स्ट में डिजास्टर जो अपने आप में, डिजास्टर मैनेजमेंट, डिजास्टर प्लानिंग जो एक टॉपिक है ना, वो बहुत इंटरेस्टिंग है स्टूडेंट्स। ये आपसे बार बार पूछा जा सकता है एग्जाम में। अब ऐसे में अगर आप डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर हैं किसी हिली डिस्ट्रिक्ट एरिया पर, तो एक दिन आपको एडवाइजरी मिलती है। ये एडवाइजरी आपको मिलती है स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की तरफ से, SDMA, कि भाई एक प्रिडिक्शन है बहुत ज्यादा भारी बारिश हो सकती है। और ये जो बारिश हो सकती है स्टूडेंट्स, ये कमिंग वीक्स में आ सकती है, 7 दिन तक कम से कम ये बारिश चलेगी। और इसमें ये एक पॉइंट आपको ऐड कर दिया एडवाइजरी नोट में कि आपके पास आने वाले समय में जब बहुत ज्यादा बारिश होने वाली है तो कुछ समय आपके पास है, यू हैव फ्यू डेज इन योर हैंड टू प्रिपेयर फॉर दिस इवेंट। इस इवेंट को प्रिपेयर करने के लिए आपके पास कुछ समय है। अलॉन्ग विद दिस नोट SDMA डायरेक्ट्स यू टू फर्निश द डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस। अब डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस टॉपिक बन गया स्टूडेंट्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड स्पेशलाइजेशन रिक्वायर्ड देयर ऑफ। क्वेश्चन है क्या इसमें एथिकल पर्सपेक्टिव्स हैं?
देखिए, एथिकल डायमेंशंस, एथिकल पर्सपेक्टिव, एथिकल इश्यूज, इस तरीके की चीजें आपसे जरूर पूछी जाएंगी कुछ भी अगर सिनेरियो होगा। ये सबसे पहला क्वेश्चन है। और दूसरा क्वेश्चन है कोर्स ऑफ एक्शन आपका क्या रहेगा, कि आप जो मेंशन्ड जो पर्टिकुलर केस है उसमें कैसा आप एक्शन परफॉर्म करेंगे। तो इसमें सिंपल है स्टूडेंट्स, जब इस क्वेश्चन के आप इंट्रोडक्शन में आते हैं, तो जब आप इसका इंट्रोडक्शन देंगे, इंट्रोडक्शन में आपको जरूर लिखना है, यहां पर लिखना है कि डिजास्टर जो है ये बहुत ही जो है, इसके लिए क्या है, इंडिया किस तरह से वल्नरेबल है, एक लाइन या तो ये लिखी जा सकती है। हिली एरियाज के रिस्पेक्ट में डिजास्टर क्यों एक थ्रेट होता है, एक लाइन वो लिखी जा सकती है कि भाई हिली एरियाज में जो है जनरली जो टोपोग्राफी है वो इस तरीके की है कि डिजास्टर जब आते हैं तो ज्यादा नुकसान होता है ना। तो ये चीजें आप एक लाइन में जरूर लिखिए। इसमें आपको अपने बारे में ही बताना है कि ऐसा जब कोई डिजास्टर होता है तो वहां पर सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है कि आपको जो टास्क मिला है उसमें टाइम की बहुत ज्यादा यहां पर वैल्यू है। जितनी जल्दी आप ऐड करेंगे उतने ज्यादा लोगों को बचा सकते हैं। रिसोर्सेज आपके पास मिनिमल है, तो रिसोर्सेज का बेस्ट ऑप्टिमाइजेशन करना भी एक टास्क है। और तीसरा आता है स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन क्योंकि आपको उस चीज की नॉलेज है ही नहीं तो कैसे करोगे, तो आप हेल्प लोगे। तो इसमें आप सिक्योरिटी के लिए हेल्प सिक्योरिटी फोर्सेस से ले सकते हो, लोगों की मदद करने के लिए। अब ये तीन चीजों पे पैरामीटर पर आपको एक ऐसे एक सिचुएशन में डाला गया है जहां पर आपका करेज आपको शो करना है इस रिस्पेक्ट में, और लोगों को बचाना है, ये दायित्व आपके ऊपर है। इस चीज को आपको बताना होगा कि मी बीइंग अ डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर हैव बीन पुट अप इनटू द स्टेज और अ प्लेस वेयर इट विल बी माय करेज विल बी टेस्टेड इन दिस कंटेक्स्ट। ऐसे लिखिए एग्जाम में, या मतलब ये मेरे को लगता है बेस्ट वे है। आप भी और तरीके ले हो सकते हैं जिससे एग्जाम में इंट्रोडक्शन लिखे, लेकिन एक दो तीन कीवर्ड्स होते हैं स्टूडेंट, एक्चुअली उन कीवर्ड्स की वैल्यू होती है। कीवर्ड्स की वैल्यू क्या है कि आप अपनी ड्यूटी के बारे में बताएं। एज योर डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर, इट इज योर लीगल ड्यूटी ऑल्सो टू बेसिकली सेव द लाइफ ऑफ द पीपल एंड अल्टीमेटली मॉरल ड्यूटी एज वेल। सिर्फ अपनी लीगल ड्यूटी की वजह से ही नहीं, इंसानियत की वजह से आपकी मॉरल ड्यूटी भी है कि आप उन लोगों की मदद करें अगर आप उस पोजीशन में हैं तो। इन सारे कीवर्ड्स को ध्यान में रख करके इंट्रोडक्शन बना लेना, अच्छे से बना लोगे आई नो, बट राइटिंग इसमें प्रैक्टिस करनी होती है। वो नहीं करोगे तो ओवरनाइट नहीं आती है चीजें। बस मेरा पॉइंट यही है समझाने का। अब इसमें आता है कि एथिकल पर्सपेक्टिव्स क्या है। देखो स्टूडेंट्स, एथिकल पर्सपेक्टिव्स बहुत सारे हैं। एथिकल पर्सपेक्टिव्स, एथिकल पर्सपेक्टिव सबसे पहला है लोकल लोगों के लिए, लोकल पीपल या लोकल रेजिडेंट्स जो हैं, या वर्ड आप रेजिडेंट्स लिख सकते हैं। ये जो लोकल रेजिडेंट्स हैं स्टूडेंट्स, इनका क्या राइट टू लाइफ नहीं है? ये आप जरूर मेंशन करिए, राइट टू लाइफ। दूसरा पॉइंट आता है भाई वल्नरेबल्स, जैसे बच्चे हैं या फिर ओल्ड पीपल हैं, उनके रिस्पेक्ट में भी आप यहां लिख सकते हैं कि भाई इनकी वल्नरेबिलिटी भी है इंपॉर्टेंट। ये भी एक एथिकल पर्सपेक्टिव है, क्योंकि प्रायोरिटी बेसिस पर, एज पर प्रायोरिटी, ये बहुत जरूरी है आपके लिए कि आप उनकी लाइफ को सेव करें प्रायोरिटी बेसिस पर। तीसरा पॉइंट स्टूडेंट्स आता है कि भाई जो पेशेंट्स हैं, जो हॉस्पिटल्स में हैं पेशेंट्स, उनको बचाना, वो भी वल्नरेबल हैं। और जो जेल में लोग हैं, प्रिजनर्स हैं, ये भी एक एथिकल पर्सपेक्टिव है कि जस्ट बिकॉज कि वो प्रिजन में है आप उनकी हेल्प ही ना करो, ऐसा नहीं कर सकते। यू नीड टू हेल्प देम। साथ ही साथ सिर्फ लोगों का ही नहीं सोचना, एथिकल पर्सपेक्टिव ये भी है कि एनिमल्स को भी यहां पर हमें प्रोटेक्ट करना है, राइट। ये सारे एथिकल पर्सपेक्टिव्स हैं। अब इसके साथ साथ एक एथिकल पर्सपेक्टिव और है, 6 पॉइंट, कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो इस तरीके की होनी चाहिए कि लोगों को इनफैक्ट पोस्ट डिजास्टर भी रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी रहे। तो एक तो हो गया भाई, आप डिजास्टर मैनेजमेंट में पढ़ते हो ना, पहले तो बिफोर द डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस, ड्यूरिंग द डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस एंड आफ्टर द डिजास्टर व्हाट इज द प्रिपेयर्डनेस। हर उस एस्पेक्ट पर आपको रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी, लोगों के लिए साफ पानी, खाना,
उनका सैनिटेशन, वो सब चीजों का भी तो ध्यान रखना है। अब ये सब आपके एथिकल पर्सपेक्टिव्स हैं, तो क्वेश्चन आता है भाई आप प्रिपरेशन क्या करेंगे। तो क्वेश्चन है व्हाट विल बी योर कोर्स ऑफ एक्शन। कोर्स ऑफ एक्शन में देखिए स्टूडेंट्स, इसको ऐसे देख लीजिए, कोर्स ऑफ एक्शन। तो आप हेडिंग क्या बनाएंगे यहां पर कि भाई कोर्स ऑफ एक्शन क्या है। कोर्स ऑफ एक्शन में बहुत ज्यादा जरूरी है कि इमीडिएटली सबसे पहले तो आप वल्नरेबिलिटी एटलस जो हर डिस्ट्रिक्ट की होती है उसको आप चेक करेंगे कि पोटेंशियल कितना है थ्रेट में, पोटेंशियल थ्रेट, पोटेंशियल रिस्क एंड थ्रेट कितना है। एक वल्नरेबिलिटी एटलस होती है, इंडिया की बनती है, डिस्ट्रिक्ट्स की स्टेट्स की अलग अलग बनाई जाती है। इससे पता लगता है कि डिजास्टर आएगा तो कितना ज्यादा नुकसान हो सकता है, ये सेंसेक्स के बेसिस पे होती है। ठीक है, एक तो आप इसको चेक करेंगे सबसे पहले, तो पोटेंशियल रिस्क क्या है वो आप चेक कर लेंगे। दूसरा स्टूडेंट्स ज्यादा जरूरी आपके लिए ये है कि जो इमीडिएट इंफॉर्मेशन जानी है लोगों तक, इमीडिएट इंफॉर्मेशन जो लोगों तक जानी है कि भाई बारिश होने वाली है, तो एडवाइजरी, सबसे पहला कोर्स ऑफ एक्शन में क्या पॉइंट आएगा भाई, आप एडवाइजरी जारी करेंगे। इस एडवाइजरी को आप मॉडरेट रखेंगे ताकि लोगों के अंदर फियर नहीं आना चाहिए। देखो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कहीं भगदड़ बच जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए ना आपके डिस्ट्रिक्ट में भाई लोग जो है छोड़ छोड़ के खाली करके जा रहे हैं डिस्ट्रिक्ट। क्यों? क्योंकि भाई वो इसलिए जा रहे हैं क्योंकि इतना फियर क्रिएट हो गया है कि वहां पर भगदड़ी मच गई, रेलवे स्टेशन पे जाम लग गया, भाई बस स्टैंड पे जाम लग गया, ऐसा भी नहीं होना चाहिए ना। लेकिन मॉडरेट एडवाइजरी आप देंगे, इसमें आप मीडिया का रोल यूज करेंगे, इसमें आप एनजीओज का रोल यूज करेंगे, और डेफिनेटली आप स्कूल्स, कॉलेजेस, यहां पर भी इनको शट करने की आप एडवाइजरी देंगे कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम विद इन 2 days 3 days आपको स्कूल्स वगैरह बंद करने होंगे, ये इतने इतने समय के लिए बंद रहेंगे। ये एडवाइजरी देने का काम आपका तीसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट है। तीसरा है आप जो है जो आपका डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, एक तो आप ना एक्ट जरूर लिखिए स्टूडेंट्स। एक तो बहुत सी चीजें डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के रिस्पेक्ट में है, ऐसे ही दूसरा एक कमोडिटीज एक्ट है, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, कमोडिटीज एक्ट। इस एक्ट के अनुसार भी अगर कोई ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन आती है तो आप वहां पर चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं, इस एक्ट को लगा सकते हैं, इसकी जो प्रोविजंस है उनको लगा सकते हैं कि भाई किसी भी तरीके की ब्लैक मार्केटिंग, जो भी, अब क्या होगा कि ऐसे में लोग पैसा बनाने की सोचेंगे ना, तो आपको एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट को जारी करना है कि ब्लैक मार्केटिंग ना हो रिसोर्सेज की, और कोई होर्डिंग ना कर ले, स्टॉक्स वगैरह की होर्डिंग नहीं होनी चाहिए। ये पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, ये 2 पॉइंट आपने, 3 पॉइंट हो गए। इसके बाद स्टूडेंट्स आपके लिए और कोर्स ऑफ एक्शन में क्या रहेगा, कोर्स ऑफ एक्शन में ये रहेगा कि जो पर्टिकुलर जो कैंप्स हैं, रिहैबिलिटेशन कैंप्स, इनकी प्रिपरेशन पर आप फोकस करें। एंड बिफोर द इवेंट आप लोगों को वहां पे क्या करेंगे, इमीडिएटली रीलोकेट करेंगे। और प्रायोरिटी आप किसकी रखेंगे, आपकी प्रायोरिटी रहेगी कि जो रिवर बैंक्स पर लोग हैं और जो भी ज्यादा हिली एरियाज में हैं, जो वल्नरेबल हैं एज पर द वल्नरेबिलिटी एटलस, वहां के लोगों को आप सबसे पहले इवैक्यूएट करेंगे। अब ये चीजें हैं मैं बता रहा हूं, लेकिन ये लिखनी भी एग्जाम में और लिमिटेड वर्ड्स में भी लिखनी है स्टूडेंट्स, बट एक थॉट प्रोसेस है कि आप थॉट प्रोसेस क्या है, आपका थॉट प्रोसेस ही चेक होगा। सबसे पहला स्टेप ये नहीं हो सकता कि रिहेबिलिटेशन कैंप सेटअप करो, सबसे पहला पॉइंट ये होगा कि भाई आप पहले पोटेंशियल चेक करो, लोगों को बताओ तो सही होने वाला है, उनको भी तो ऑप्शन दो कि वो कहीं भाग सके, अपनी सुरक्षा खुद भी कर सकें, ये ऑप्शन भी तो दो उनको। लेकिन फिर उस पर बस मॉडरेट रहना है, ऐसा भी नहीं है कि आप बिल्कुल ऐसी अखबार में कोने में साइड में छपवा दी खबर यहाँ बारिश होगी, या ऐसा भी नहीं है कि इतना डरा दो लोगों को कि लोग जो है ओवरनाइट ही जो है भगदड़ मच जाए वहां पर। बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, रिसोर्सेज के लिए, रिहैबिलिटेशन के लिए, कैंप्स का वहां पर ध्यान रखना। फिर इसमें आप अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस की भी मदद लेंगे, ये सिक्योरिटी फोर्सेस की आप मदद लेंगे लोगों को भी इवैक्यूएट कराने के लिए, और ड्यूरिंग द इवेंट, ड्यूरिंग द डिजास्टर ऑल्सो लोगों को ढूंढने के लिए, खोजने के लिए।
तो देखिए बहुत सारी चीजें हैं, मैं सब कुछ तो नहीं बता सकता, लिमिटेशन ऑफ टाइम भी है, लेकिन आई होप इस पूरे केस स्टडी का एसेंस आप समझ गए हैं। और इसमें बहुत ज्यादा जरूरी है कि लोगों की सेफ्टी आपके हाथ में है। मैं इसमें जरूर चाहूंगा आपसे एक बात और कहना कि जब पूरी केस स्टडी कोर्स ऑफ एक्शन आप लिख लेते हैं, इसके बाद आपको ना एक तो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में भी आप क्या बदलाव सोच रहे हैं इस पर भी आपको एक लाइन या 2 लाइन कंक्लूजन में लिखनी होगी। सो आई होप यू गॉट द आंसर। ओवरऑल मोटा मोटा मैंने पूरा आंसर बता दिया आपको। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो केस स्टडी 3 है कि भाई सोशल इन्फ्लुएंसर्स जो है, ये जो मार्केट है ये धीरे धीरे एक्सपेंड कर रहा है और प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि जो इनकी वर्थ है वो करीबन 2800 करोड़ तक हो जाएगी 2025 में। अब ये डाटा जो है रीसेंट डाटा है स्टूडेंट्स, करंट अफेयर ओरिएंटेड डाटा है। तो इंक्रीज यूज ऑफ सोशल मीडिया जो है फॉर प्रमोशनल एक्टिविटीज, इसमें जो इन्फ्लुएंसर्स को देखा गया है कि वॉयलेशंस वो करते हैं और वॉयलेशंस कम है ऑलमोस्ट 30% ऑफ दी 30% जो है जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उनमें देखा गया कि वॉयलेशन हुआ है एडवर्टीजमेंट्स टेकन अप बाय दी एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया। तो जो भी एडवर्टाइजिंग हो रही है उसमें 30% केसेस में वॉयलेशंस देखी गई है। अब ये एक बड़ी खतरे की घंटी है, राइट? क्योंकि अगर ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन दी जा रही है। इसमें जो सोशल इन्फ्लुएंसर हैं उस पर रिसेंटली एक्चुअली गाइडलाइंस भी बनाई गई हैं गवर्नमेंट ने। अभी पर्टिकुलरली जो 2 एग्जांपल्स हैं उसमें हेल्थ केयर इन्फ्लुएंसर्स और जो फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स है, जैसे कि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से या इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, बैंकिंग स्कीम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, पैसे को कैसे बचाना चाहिए, कहाँ पर आपको पैसे को जो है बढ़ाने के लिए अप्लाई करना चाहिए, ऐसी जो जो बातें बताते हैं ना, यहाँ करो इन्वेस्ट, वहां करो इन्वेस्ट, वो इन्फ्लुएंसर्स की बात कर रहा हूं। तो बड़ी बड़ी कंपनीज क्या करती हैं, ऐसे सोशल इन्फ्लुएंसर्स को लेती हैं, उनको यूज करती हैं, लोगों को जो है इंफॉर्मेशन पहुंचती है क्योंकि वो उन पर बिलीव करते हैं इन्फ्लुएंसर्स पर, यूट्यूब के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू। तो इस तरीके से वो गलत डायरेक्शन में पैसे को डाइवर्ट कर देते हैं और फिर बाद में पता लगता है वो इन्फॉर्मेशन सही नहीं थी और लोगों का नुकसान हो जाता है। तो ये चीज को चेक लगाना बहुत जरूरी है। इसी पे क्वेश्चन बनाया यूपीएससी ने, या इनफैक्ट बन सकता है क्वेश्चन इस तरीके का, यूपीएससी इस तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि एनालाइज दिस प्रॉब्लम in the detail and indicate what are the ethical issues involved using digital media for false advertising। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है कि स्टूडेंट्स इसमें डिफरेंट स्टेक होल्डर्स बताने हैं और उनका रोल बताना है काउंटरिंग दिस इशू। समझ में आ गया आपको? तो अब ये क्वेश्चन है ओवरऑल। तो अब मैं इसका पूरे आंसर को नहीं लिखूंगा क्योंकि मैंने 2 केस स्टडीज का आंसर बहुत अच्छे से लिख दिया है, लेकिन कुछ पॉइंट जरूर है जो मैं आपको यहां बताना चाहता हूं। सबसे पहला पॉइंट तो इसमें यही है कि भाई सोशल इन्फ्लुएंसर्स के बारे में आपको लिखना है कि वो क्या होते हैं। इंट्रोडक्शन में आप ये लिख देते हैं, उसके बाद आप बताते हैं कि भाई मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट तो एक अनएथिकल प्रैक्टिस है ही, क्योंकि आप लोगों को मिस इन्फॉर्मेशन दे रहे हो। यहां भी पहला पॉइंट एथिकल इश्यूज में मिस इन्फॉर्मेशन का बनता है। मिस इन्फॉर्मेशन देने के साथ साथ लोगों का राइट, कौन सा राइट? राइट टू सेफगार्ड, है ना, सेफ सिक्योरिटी, ये उनका राइट है, सेफ सिक्योरिटी वो रहे। राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू हेल्थ, राइट टू गुड हेल्थ, ये सारे राइट्स वायलेट होते हैं। और फिर जो है जो जो पर्टिकुलर इन्फॉर्म्ड चॉइस होती है, राइट टू चॉइस, इनफैक्ट ऐसे लिख दीजिए राइट टू चॉइस, ये भी तो वायलेट हो गई ना, क्योंकि इन्फ्लुएंस जब आपको कर दिया तो आपकी अपनी चॉइस नहीं रही, आप भटक गए, मतलब किसी के कहने में आ गए। अब लोग भरोसा करते हैं तो वो ट्रस्ट की भी बात करेंगे कि वो ट्रस्ट भी तो टूट रहा है, वो भी अपने आप में एक एथिकल इशू है। एथिकल इशू इसमें ये है कि जो कंपनीज हैं जो इस तरीके के इन्फ्लुएंसर्स को यूज कर रही हैं अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, वो भी एक अनएथिकल प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो गांधी जी का वो कॉमर्स विदाउट मोरालिटी, ये आप लिख सकते हैं उसमें वहां पर। ठीक है, मैं हिंट दे रहा हूं बस अब आपको, क्योंकि 2 केस स्टडी सॉल्व कर चुका हूं, ये मैं चाहता हूं कि आप खुद लिखें, लेकिन फिर भी हिंट मैं आपको बिल्कुल दूंगा। और इसके साथ साथ आप क्या करेंगे इसमें, और पॉइंट्स क्या लिख सकते हैं इसमें, आप लिख सकते हैं कि भाई एथिकल इशू ये भी है कि लोग जो हैं उनकी जो हेल्थ है वो सेफ्टी नहीं है, सेफगार्ड वाला जो पॉइंट है। और इसमें अगर उनकी हेल्थ को लेकर के इशू होता है, हेल्थ इन्फ्लुएंसर्स हैं और उनकी हेल्थ को लेकर के इशू होता है किसी प्रोडक्ट को लेकर के, तो डेफिनेटली इट इज गोइंग टू हार्म पब्लिक एट लार्ज एंड सोसाइटी एट लार्ज। तो जब केस स्टडी में स्टेक होल्डर्स की बात आ रही है, तो स्टेक होल्डर्स कौन कौन है? पब्लिक एट लार्ज है स्टेक होल्डर पहली, इसमें जो भाई इन्फ्लुएंसर है वो भी है, वो भी स्टेक होल्डर है। इसमें स्टूडेंट्स गवर्नमेंट भी के स्टेक होल्डर है, क्योंकि गवर्नमेंट को गाइडलाइंस बनानी चाहिए, रूल्स रेगुलेशंस पॉलिसी बनानी चाहिए, जो रिसेंटली अभी आई भी है। क्लियर? देन इसके साथ साथ जो कंपनीज हैं,
इस तरीके का जो इन्फ्लुएंसर्स को यूज कर रही हैं वो भी स्टेक होल्डर है, एंड सोसाइटी एट लार्ज भी तो स्टेक होल्डर है। तो इस तरीके से इन सभी स्टेक होल्डर्स को आप मेंशन करिए, और फिर क्वेश्चन आता है कि भाई कैसे ये अपने आप में कैसे ये काउंटर कर सकते हैं इस इशू को। तो भाई पब्लिक के लिए बहुत जरूरी है कि पब्लिक अवेयर रहे, उनकी अवेयरनेस बहुत ज्यादा जरूरी है, और गवर्नमेंट के रिस्पेक्ट पे जरूरी है कि भाई वो गाइडलाइंस इशू करें कि भाई ये तो वायलेशन होगा तो इसमें पनिशेबल ऑफेंस भी हो सकता है, जो कि ऑब्वियसली हुआ है अभी। इन्फ्लुएंसर के लिए बहुत जरूरी है कि भाई वो अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझे, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी तो समझना है उन्हें अपनी। एंड क्योंकि भाई उनको लोग सुन रहे हैं तो वो सोशली रिस्पॉन्सिबल हैं, सेलिब्रिटीज हैं या कोई भी और पर्सन है जो इन्फ्लुएंसर है, तो भाई उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है लोगों के प्रति। कंपनी के लिए वही जो कॉमर्स विदाउट मोरालिटी वाला कॉन्सेप्ट है, तो कंपनी के लिए जरूरी है कि भाई वो प्रॉफिट की ना सोचे, प्रॉफिट के साथ साथ वो लोगों की भी सोचे, पीपल की भी सोचे और प्लैनेट की भी सोचे, है ना। सोसाइटी एट लार्ज डेफिनेटली वो काउंटर कैसे कर सकती है भाई, ऐसे जो सोशल इन्फ्लुएंसर्स हैं, जब पता लगता है कि ऐसे सोशल इन्फ्लुएंसर्स गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, तो भाई सोसाइटी को उसे बॉयकॉट भी करना चाहिए, ठीक है ना। और सोसाइटी के लिए भी बहुत जरूरी है कि वो इन्फॉर्म्ड चॉइसेस ले अपना, राइट। तो अगेन और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, मैंने आपको हिंट दे दिया है स्टूडेंट्स। इस तरीके से अपने केस स्टडीज की आप प्रैक्टिस करिए। इस सेशन को मैं यहां पर ही एंड करूंगा, लिमिटेड करूंगा इस सेशन को, लेकिन ऐसे केस स्टडीज मैं आपके साथ लाता रहूंगा। नए नए तरीके की केस स्टडी जब आप सुनेंगे, पर्सपेक्टिव आपका बनेगा, भाई मैंने डिजास्टर मैनेजमेंट पे कर ली केस स्टडी, एक इस केस स्टडी मैंने सोशल इन्फ्लुएंसर्स पे कर ली, एक केस स्टडी मैंने फॉल्स नॉमिनेशंस पे कर ली, नेक्स्ट टाइम कोई केस स्टडी किसी टेक्नोलॉजी के रिस्पेक्ट में, कभी किसी पब्लिक सेक्टर यूनिट में आप होंगे तो वहां पर आप कैसे रोल प्ले करेंगे, कभी कोई चाइल्ड लेबर के रिस्पेक्ट में केस स्टडी है, कोई एनवायरमेंट के रिस्पेक्ट में है, कोई सोशल मीडिया के रिस्पेक्ट में। देखो केस स्टडीज के टाइप्स बहुत सारे हो सकते हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस के रिस्पेक्ट में भी केस स्टडीज हो सकती हैं। आप उनके केस स्टडीज को सॉल्व करके उस पर्सपेक्टिव को पहले अपने थॉट प्रोसेस में लेकर के आए। एक बार वो आपके थॉट प्रोसेस में आ गया ना स्टूडेंट्स, तो लिखना आसान हो जाता है, लेकिन जब हम ऐसे सोचने बैठते हैं तो हमें पॉइंट्स नहीं मिलते। एंड देन फिर इसमें जो फिलोसोफर्स का भी रोल है, आप फिलोसोफर्स को भी कोट कर सकते हैं, कोटेशन जैसे मैंने जॉन एफ कैनेडी की आज दी है, तो वो भी कोटेशन आपको लिखनी है एग्जाम में, एंड दिस ऑल कम्स विद दी प्रैक्टिस। सो यही हमारा इनिशिएटिव है कि हम ऐसे केसेस को आपके साथ डिस्कस करें, केस स्टडीज को, सैंपल जो प्री वाई क्यू नहीं है, पी वाई क्यू के अलावा सैंपल केस स्टडीज हैं, ताकि आपके माइंड को ओपन अप कर सके हम। और इसके साथ साथ आप अपनी तैयारी को धीरे धीरे, ऐसा नहीं है कि सब्जेक्ट छोड़ दिया पढ़ने के बाद, अगर पढ़ा नहीं है तो डेफिनेटली पढ़िए, लेकिन पढ़ लिया है तो उस सब्जेक्ट का रिटेंशन माइंड में रहना जरूरी है। नहीं तो एग्जाम में यही सब्जेक्ट जो आपके लिए बहुत एडवांटेजेस हो सकता है, वही डिसएडवांटेज हो जाएगा। माय बेस्ट विशेस आर विद यू स्टूडेंट्स। सेशन अगर अच्छा लगा है तो जरूर इस सेशन को लाइक करके सब्सक्राइब करिएगा इस चैनल को, और आगे शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।